Hello, and welcome to lecture number 7 of Cisco ACI Design and Implementation. आज है लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में है एप्लीकेशन प्रोविजनिंग की लैब। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अगर लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 6 देखिए लेक्चर 7 से पहले, क्योंकि लेक्चर नंबर 7 की जो लैब है उसकी थ्योरी लेक्चर नंबर 6 में मौजूद है। इसी तरह से लेक्चर नंबर 5 लैब है और उस लैब की थ्योरी लेक्चर नंबर 4 में मौजूद है। तो लेक्चर नंबर 7 देखने से पहले 6 देखना है और 5 देखने से पहले 4 ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि लैब्स आराम से समझ में आए। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो मैं कोर्स आउटलाइन दिखाता हूँ, उसको रिव्यू करता हूँ। वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं लेक्चर नंबर 6 में कर चुका हूँ। ठीक, तो ACI टेनेंट मॉडल ये हम लेक्चर नंबर 6 में समझ चुके हैं क्या है। तो यहाँ पे हमें टेनेंट बनाएंगे, VRF बनाएंगे उसके बाद, और फिर ब्रिज डोमेन बनाएंगे, उसके अंदर सबनेट बनाएंगे, फिर एप्लीकेशन प्रोफाइल और फिर EPG बनाएंगे। ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट बना के कम्युनिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। कम्युनिकेशन टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये सिमुलेटर है, और इस सिस्को के इस सिमुलेटर की लिमिटेशन ये है कि आप इसमें टेस्टिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं खाली। तो ये फिजिकल डायग्राम है, फिजिकल टोपोलॉजी है। लेक्चर नंबर 4 की थ्योरी और लेक्चर नंबर 5 लैब्स में हमने क्या किया कि ये सारी इंटरफेस कॉन्फ़िगर की हैं। ठीक है, अब ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर तो हमने कर ली थी, लेकिन आपस में ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। क्योंकि ACI क्या कहता है, ये आपके स्पाइन और लीव्स हो गए। ACI कहता है कि भाई अगर आपके पास यूज़र भले ही एक ही VLAN में है लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ACI के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो VLAN पे डिपेंड नहीं करती, EPG पे डिपेंड करती है। EPG एक कंटेनर होता है या एक बॉक्स होता है या एक ग्रुप होता है जिसके अंदर यूजर्स किसी भी VLAN से बिलोंग करते हो, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन ACI और NCI। NCI में क्या होता है, नेटवर्क सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या हमारा ये स्विच लगा हुआ है, इंटरफेस बनी हुई है। ठीक है, अब मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी है कम्युनिकेशन के लिए तो आप दो इंटरफेस को सेम VLAN में डालें, यहाँ पे यूज़र्स कनेक्ट कर दें और आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगी। ACI में ऐसा नहीं होता। ACI में VLAN जो इरेलीवेंट है कम्युनिकेशन के लिए। ACI में जो VLAN यूज़ होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लें या क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे कि मैंने सोचा कि यार मेरे पास 20 सर्वर लगे हैं, वेब सर्वर 22 सर्वर लगे हैं, बैकएंड सर्वर और 10 सर्वर लगे हैं फ्रंट एंड सर्वर। तो मैं कहूँगा फ्रंट एंड सर्वर को 10 में डाल दिया, या 20 में डाल दिया, बैक एंड सर्वर को 30 में डाल दिया, क्लाइंट्स को VLAN 10 में डाल दिया, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए। और दूसरी वजह ये होती है कि अगर आपका, जैसे कि यहाँ पे हमारा L2 आउट लगा हुआ है, अब इस स्विच के ऊपर मेरे पास VLAN 10 है, 20 है, 50 है, 60 है। ठीक है, अब ये ACI इन्वायरमेंट से बाहर है ये स्विच। अब यहाँ तो VLAN के ऊपर ही डिपेंड करती है ना कम्युनिकेशन। तो यहाँ से जो यूज़र अंदर जा रहा है ACI इन्वायरमेंट में, वो अपना VLAN ही लेके जा रहा है। तो यहाँ पे VLAN रेलिवेंट है, यहाँ पे VLAN इरेलीवेंट है। जब वो यूज़र यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास EPG बना होगा और फिर सारी कम्युनिकेशन EPG के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ जो शुरू के लेक्चर्स में आई थी, कि ये जो हमारे पास एरिया है, अगर कोई ये सोच रहा है ये क्यों नहीं कॉन्फ़िगर करे, सिर्फ ये नीचे वाला एरिया कॉन्फ़िगर करें, हम लोग ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं खाली, ये क्यों नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ऊपर वाला एरिया जो है, या जिसको आप स्पाइन कहें या फैब्रिक है। ये जो एरिया है इसका नाम है फैब्रिक। ठीक है, जैसे ही आप स्पाइंस को लीफ से कनेक्ट करते हैं और फिर इसमें एपिक को कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारा कंट्रोलर है, फैब्रिक एरिया जहाँ पे IS प्रोटोकॉल चल रहा है, यहाँ पे हमारा VXLAN चल रहा है, कूप चल रहा है,
पिम चल रहा है, ये चारों प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। ज़ीरो टच है। एज एज सुन एज एपिक कनेक्ट हुआ लीफ से, लीफ कनेक्ट है स्पाइन से, ये चारों चारों अंडरले कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये चारों प्रोटोकॉल खुद ही कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। और ये सब मैं डिटेल में पिछले पिछले किसी लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे ही एपिक कनेक्ट करेंगे लीफ से, यहाँ पे LLDP प्रोटोकॉल चल रहा है। ये प्रोटोकॉल जो है वो लीफ को डिस्कवर करेगा। जब हम लीफ को रजिस्टर कर देंगे एपिक के ऊपर, ठीक है, लीफ क्या करेगा कि डिस्कवरी प्रोटोकॉल चला जाएगा, यहाँ से डिस्कवर करना शुरू कर देगा। ये डिस्कवर करेगा इसको, स्पाइन को, यहाँ से डिस्कवर करेगा इस स्पाइन 2 को। जब स्पाइन डिस्कवर हो जाएंगी तो हम जाके मैनुअली उसको रजिस्टर करेंगे एपिक के ऊपर। फिर स्पाइन क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा अब मेरा ये काम है कि मेरे पास जितनी भी इंटरफेस के ऊपर डिवाइसेस कनेक्ट है मैं उनको उसको डिस्कवर करूँ। फिर स्पाइन जो है वो लीफ 2 को डिस्कवर करेगा और हम लीफ 2 को उठा के रजिस्टर कर देंगे फिर एपिक के ऊपर। ठीक है, ये जो डिस्कवरी प्रोटोकॉल या डिस्कवरी प्रोसेस जो हमने किया था ये उसमें पूरे में लेक्चर में आ चुका है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जब लैब कर रहे हो तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि हम क्या कॉन्फ़िगर करें और क्या नहीं कॉन्फ़िगर करें, और जो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, तो ये सब क्लियर करने के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो हमारी आज की जो लैब है उसका जो टारगेट है हमारे पास, हमें क्या अचीव करना है, वो है, अभी मैं बताता हूँ, कि क्लाइंट हमारा कम्युनिकेट करे FE सर्वर से, FE सर्वर कम्युनिकेट करे BE सर्वर से। और ये कैसे करेंगे, तो हमारा जो रेलेवेंट पार्ट है इस लैब का वो ये है। ठीक है, ये पोर्ट्स हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, ये पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे बल्कि हम पॉलिसीज़ बनाएंगे। क्लाइंट को बताएंगे भाई आप जो है वो सेल्स सर्वर से किस पोर्ट्स के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और FE सर्वर को बताएंगे कि आप BE सर्वर से किन पोर्ट्स के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब टेनेंट प्रोविजनिंग की ये जो, या टेनेंट प्रोविजनिंग या टेनेंट मॉडल है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने इसलिए ये दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि आपको ऐसे बॉक्सेस के अंदर ही सब लिखा हुआ दे देते हैं। ये आपका EPG कह दें, ये आपका VRF हो गया, ये आपका ब्रिज डोमेन हो गया, ये आपका टेनेट हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन सा मिसिंग है, एप्लीकेशन प्रोफाइल। ठीक है, एग्जाम में कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, इसको करेक्ट ऑर्डर में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। इसको उठा के 1 VRF, 2 ब्रिज डोमेन, 3 एप्लीकेशन प्रोफाइल, 4 EPG, 5, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, और अभी जो हम लैब परफॉर्म करेंगे उसमें टेनेंट का नाम UID रखेंगे और VRFSH BD1, सेल्स एप्लीकेशन प्रोफाइल इसका नाम रखेंगे क्योंकि हम सेल्स की टीम या सेल्स के डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाएंगे। और फिर EPG, जो हमारे पास 3 डिफरेंट EPGs होंगे, यहाँ मैंने सिर्फ सेल्स लिखा है, हमारे पास सेल्स FE होगा और सेल्स BE भी होगा। ठीक, ब्रिज डोमेन के अंदर सबनेट बनाते हैं, और ब्रिज डोमेन हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, या जैसे कि आप ये कहें कि ये एंड यूज़र बैठा हुआ है, जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ पे आएगी, ब्रिज डोमेन के पास रिक्वेस्ट आएगी पहले। ठीक, या ये भी कह सकते हैं कि SVIs जो बनती हैं वो ब्रिज डोमेन पे बनती हैं। जितने भी हमारे पास सबनेट होंगे उसकी जो SVI होगी, उसके लिए जो SVI होगी वो ब्रिज डोमेन में बनेगी। अच्छा, ये हमारे पास सेल्स की टीम का एप्लीकेशन प्रोफाइल की एग्जांपल है। अब ये बॉक्सेस क्या बने हुए हैं, ये बॉक्सेस जो बेसिकली जो हमारा रेलेवेंट पार्ट है, ये मैंने उठा के वहाँ बना दिया है।
जिसमें क्लाइंट्स, सेल्स एफई सर्वर और सेल्स बीई सर्वर इंक्लूड है। इसमें S3 स्विच या जो L2 आउट का स्विच बना है ये इंक्लूड नहीं है। पीजी बनाएंगे सेल्स क्लाइंट के लिए, एक ईपीजी बनाएंगे सेल्स फ्रंट एंड सर्वर के लिए, और थर्ड ईपीजी बनाएंगे सेल्स बैक एंड सर्वर के लिए। अब इस ईपीजी के अंदर इस एग्जांपल में हमारे पास एक ही वीलन है, वीलन 10। अगर यहाँ 20 भी साथ में हो और 30 भी साथ में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है, सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि सब एक ही ईपीजी में आते हैं। और ACI के अंदर कम्युनिकेशन डिपेंड करती है ईपीजी के अंदर। ठीक, अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं यार ईपीजी और वीलन को कंपेयर करो, क्या होता है, कैसे कैसे कंपेयर करोगे, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सिमिलरिटी। ठीक, ईपीजी बनाएंगे, ईपीजी के अंदर हम पोर्ट असाइन करेंगे, लीफ 1 में की 1 और 2, लीफ 2 की भी 1 और 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, साहब बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स के अंदर हमारे पास 20 पोर्ट्स हैं, यहाँ पे क्लाइंट्स के अंदर 30 पोर्ट्स हैं, टोटल 50 हो गई। तो मुझे ये सैम्पल लैब में मुझे 50 पोर्ट्स कॉन्फ़िगर नहीं करनी है, तो मैंने सोचा मैं खाली 4 ही पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दूँ। ठीक, अब सेल्स एफई जो ईपीजी है उसके अंदर लीफ 1 में पोर्ट 21 22 है, ये देखो। ठीक, अब सेल्स बैकएंड सर्वर में पोर्ट 41 42 कनेक्ट है, वीलन 30 वीलन 20। यहाँ के ऊपर एक चीज़ नोटिस करनी है, आगे जाके लैब में भी आएगी, सिंगल फिजिकल कनेक्शन है, यहाँ पे डबल फिजिकल कनेक्शन है। यहाँ हमने पोर्ट चैनल बनाया हुआ है, यहाँ भी पोर्ट चैनल बनाया हुआ है, और यहाँ पोर्ट चैनल नहीं बना है क्योंकि यहाँ सिंगल फिजिकल कनेक्शन है। ईपीजीज पर बनाने के बाद, उसमें पोर्ट असाइन करने के बाद, वीलैन बनाने के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप होगा कॉन्ट्रैक्ट बनाना और उसको असाइन करना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ACL है कि कौन सा सोर्स आईपी, कौन सा सोर्स पोर्ट किस डेस्टिनेशन के सोर्स आईपी और किस डेस्टिनेशन के डेस्टिनेशन आईपी, सॉरी, किस डेस्टिनेशन आईपी और कौन सी डेस्टिनेशन पोर्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। बेसिकली ये एडवांस रस्म किए गए ACL है। लैब परफॉर्म करने से पहले इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, और इसका ज़रूर प्रिंट आउट निकालना है। लैब नंबर 5 में मैंने क्या किया था कि फ़्लो चार्ट बनाया था और अलग से कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी। इस लैब में क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा नहीं है तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब ये फ़्लो चार्ट भी है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी है। स्टेप 1 जो मैंने बताया था कि टेनेंट बनाएंगे, और कहाँ पे जाके बनाएंगे, यहाँ पे जाके बनाएंगे, टेनेंट का नाम ये रखना है। फिर VRF बनाएंगे, इस जगह पे जाके VRF का नाम ये रखना है। उसके बाद फिर ब्रिज डोमेन बनाएंगे, यहाँ पे जाके ब्रिज डोमेन का नाम BD1 रखना है, और इस ब्रिज डोमेन से हमें कॉल करना है या लिंक करना है VRF को। ठीक है, जब ब्रिज डोमेन बनाएंगे तो ये पता होना चाहिए ना कौन से VRF के अंडर बन रहा है, क्योंकि आप एक से ज़्यादा VRF बना सकते हैं। तो यहाँ से कॉल करेंगे VRF को, और ब्रिज डोमेन के अंदर ही हम सबनेट बनाते हैं। और जैसे ही हम सबनेट बनाएंगे ना, यहाँ ये एनीकास्ट गेटवेज हैं, मतलब कि क्या होगा कि जितने भी हमारे पास लीव्स लगे हुए हैं सारी SVIs जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर पुश हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने बताया था कि हम 2 फेज़ में करेंगे, तो फेज़ 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फेज़ 2 में क्या है, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग है असल, जो कि प्योर ACI है। एप्लीकेशन प्रोविजनिंग में हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, कौन सा क्लाइंट, कौन सा यूज़र, कौन सा APG कौन से APG से कम्युनिकेट कर सकता है। EPG बनाएंगे यहाँ पे जाके, सॉरी, एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे जाके, उसका नाम ये रख देंगे, यहाँ पे जाके बनाएंगे एप्लीकेशन प्रोफाइल, इसका नाम रखेंगे सेल्स ऐप प्रोफाइल। सेल्स की टीम या सेल्स की डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोफाइल बना रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोफाइल के अंदर जाके हम EPG बनाएंगे,
3 ईपीजीज बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक, ईपीजी के अंदर जब ईपीजी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंदर हम फिर पोर्ट्स को असाइन करेंगे और वीलैन डिफाइन करेंगे जैसे कि यहाँ पे बनाया है, पोर्ट्स और फिर वीलैन। जो हमने पिछली लैब में हम देख चुके हैं कि हमने वीलैन 1 से लेके 500 तक अलाउ की थी, लेकिन हमने किसी लिंक पे असाइन नहीं की थी। यहाँ पे असाइन करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रही। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फ़िल्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम पोर्ट्स को डिफ़ाइन करेंगे, कौन सी पोर्ट हमें आगे यूज़ करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट में जाके इस पोर्ट्स को कॉल कर लेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट को असाइन करेंगे ईपीजीज को। ईपीजी पे जाके बताएंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे यूज़ होगा। जैसे इस ईपीजी पे आएंगे, उसको बताएंगे भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर लो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट 1 इसका नाम रख दें फ़िलहाल। और फिर यहाँ पे ईपीजी पे जाके बताएंगे आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ये बता रहा होगा कि आप आईसीएमपी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो पोर्ट 80 यूज़ कर सकते हैं, 443 यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इस डायग्राम का प्रिंट आउट निकालना है लैब स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, मैंने काफ़ी चीज़ें अभी रिपीट की हैं और ये मैं आगे भी रिपीट करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो जितनी ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जहन में होनी चाहिए कि मैं ये लैब क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं क्या अचीव कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी डी क्लाउड के ऊपर नया सेशन बनाते हैं एपिक का या शेड्यूल करते हैं तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन डिसअपीयर हो जाती है। यही चीज़ होती है अगर आप इसके सिमुलेटर को वीएम पे यूज़ करें तो अभी पुरानी सारी कॉन्फ़िगरेशन गायब हो चुकी है। अब हमारे पास सब नई कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फैब्रिक को डिस्कवर करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, क्योंकि ये प्रोसीजर पहले दिखाया जा चुका है। ठीक है, मैं अभी डिवाइस डिस्कवरी करूँगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे लैब को। ओके, डिवाइस डिस्कवरी हो गई है। ये चारों डिवाइस हैं हमारे पास। आई होप कि इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। अगर इसको निकाल के सामने रखेंगे तो लैब बहुत आराम से हो जाएगी। मेरे पास भी रखा हुआ है। ठीक, अब शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो फैब्रिक में की है क्योंकि हमने पोर्ट्स कॉन्फ़िगर किए हैं। और अब जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो करेंगे टेनेंट में। अभी फैब्रिक में की थी और अब टेनेंट में करेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टेप है स्टेप 1, क्रिएट टेनेंट UITA। ठीक है, अब इसको टेनेंट बनाते हैं पहले। चलो भाई, टेनेंट में गए, इसके बाद क्रिएट। ये अच्छा, ये 3 टेनेंट्स पहले से बने हुए हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, किसी एक लेक्चर में बताया कि 3 टेनेंट्स होते हैं। और ये क्यों होते हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी आता है सवाल, और ये एग्ज़ाम में तो जिससे मैंने पूछा है 2-3 सवाल कुछ ऐसे हैं जिससे पूछा उसके पास आए, मेरे पास भी आते हैं। सबसे पहले तो है कॉमन। तो इसके तो नाम से पता चल रहा है कि ये कॉमन टेनेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6-7 और टेनेंट्स बना दिए। ठीक है, यहाँ पे और मैंने टेनेंट्स बनाए हुए हैं। अब ये टेनेंट जो है इसकी सर्विसेज हर टेनेंट पे अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल इस टेनेंट में मैं जाके शेयर्ड L3 आउट या DNS DHCP या एक्टिव डायरेक्टरी या कोई भी शेयर्ड प्राइवेट नेटवर्क बनाता हूँ तो वो हर टेनेंट से एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे है इंफ्रा टेनेंट। इंफ्रा टेनेंट यूज़ होता है अंडरले कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे याद है हमने जो शुरू में ISIS VXLAN और कूप और पिम पढ़ा था, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली हुई थी और वो इंफ्रा टेनेंट पे हुई थी। और ये भी याद होगा कि जब
LLDP प्रोटोकॉल चल रहा था, जैसे कि मैं दोबारा बना देता हूँ, स्पाइन, लीव्स, यहाँ पे हमारा कनेक्ट था एपिक, यहाँ चल रहा था LLDP, ठीक है। और यहाँ पे इसकी इंटरफेस पे आईपी मिली थी, वो आईपी जो है ना वो इंफ्रा टेनेंट में मिली थी, इंफ्रा टेनेंट बना हुआ है उसमें मिली थी वो आईपी। और अगर याद हो तो VLAN 4 चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। VLAN 4 इसको ने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया, रैंडम नंबर है वो, उसकी कोई कोई सिग्निफिकेंस नहीं है नंबर 4 की, बस वो VLAN 4 है। सिग्निफिकेंस इस बात की है कि जो आईपी मिली हुई है ये मिली है इंफ्रा टेनेंट में। और नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है ये भी, तो ये इन बैंड या आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, मैनेज MGMT या मैनेजमेंट टेनेंट जो है, ठीक। अब हम मूव करते हैं, अब हम क्रिएट करते हैं नया टेनेंट। चलिए इसको पहले डिलीट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट अ टेनेंट कॉल्ड UITA बेसिकली UITA, ठीक। अब देखते हैं कि टेनेंट कहाँ पे है हमारे पास, ऐड टेनेंट, ऐड टेनेंट किया, और यहाँ पे UITA, ठीक है, UITA नाम का टेनेंट बना रहे हैं और अब सबमिट कर रहे हैं। यहाँ मैं VRF बना सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं बनाऊँगा, ताकि समझ में आए, एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे। सबमिट किया, अब ये मुझे UITA नाम के टेनेंट में ले गया, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड हो गया, ये कॉमन है, ये UITA यहाँ पे ऐड हो गया, ये मैनेजमेंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं जाऊँगा VRF बनाऊँगा, राइट क्लिक, क्रिएट VRF। अब VRF का नाम क्या है, VRF का नाम है SH, ठीक। अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट VRF किया ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैंसिल करता हूँ, नेटवर्किंग पे क्लिक किया, VRF ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे, तो भी यही स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, VRF पे गया, राइट क्लिक किया, क्रिएट VRF, और SH नाम का VRF बनाया। अब मैं यहीं से ब्रिज डोमेन भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ताकि पहली दफ़ा करें तो समझ में आता है कि सारे स्टेप्स करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब मैंने VRF बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है ब्रिज डोमेन बनाएंगे। अब ये मुझे पता कैसे चल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, भाई मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है सामने और मैं ये देख के कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप है ब्रिज डोमेन BD-1 के नाम का बनाएंगे, ब्रिज डोमेन, राइट क्लिक किया, क्रिएट ब्रिज डोमेन -1, ठीक है। अब जो मैंने VRF बनाया वो यहाँ से कॉल करूँगा, ये VRF बनाया मैंने UITA टेनेंट के अंदर SH VRF बना हुआ है, ठीक। अब मैं इसको, हम यहाँ से भी बना सकते हैं VRF, नहीं बनाया पहले तो यहाँ से बना लें, लेकिन बहरहाल मैं पहले बना चुका हूँ, मैं स्टेप वाइज काम कर रहा हूँ, तो मैं SH यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिफाइन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जो हमारे पास ब्रिज डोमेन है, ये इसको अगर हम कंपेयर करें ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ, जो कि हमारी ट्रेडिशनल नेटवर्किंग जो है NCI में होता है, तो एक VLAN इक्वल्स टू 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन इक्वल टू 1 सबनेट। अच्छा क्या होता है कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में
एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में हमारे पास एक सबनेट होता है, या ये कह लें एक सबनेट में या एक वीलैन में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्रिज डोमेन है, और ब्रिज डोमेन में एक ब्रिज के डोमेन के अंदर हमारे पास मल्टीपल सबनेट्स होंगे, जैसे अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे सबनेट। ठीक है, तो ब्रिज डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन में फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में हमारे पास सिंगल वीलैन या एक वीलैन के अंदर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और एक सबनेट आता है, या ये कह लें कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर एक वीलैन या एक सबनेट आता है, या ये कह लें कि एक सबनेट के अंदर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक वीलैन आता है। और ACI इन्वायरमेंट में ब्रिज डोमेन के अंदर मल्टीपल सबनेट्स आते हैं। ठीक है, तो जो एंड यूज़र होता है वो जब डिफ़ॉल्ट गेटवे पे आता है, तो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे बेसिकली ब्रिज डोमेन के अंदर होता है। ये हमने पिछली जो डायग्राम्स बनाई थी उसमें भी देखा था। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और फिर अब ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। फिनिश, ब्रिज डोमेन बन गया हमारे पास SH के नाम का। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अच्छा, जब मैं लैब की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मैं कुछ स्लो बोलता हूँ ताकि समझ के उसको डाइजेस्ट करने का टाइम मिले। ठीक है, तो टेनर बना लिया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 VRF बना दिया। स्टेप 3 ब्रिज डोमेन बनाने के बाद जब बना रहे थे तो हमने इस VRF को कॉल किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सबनेट बनाएंगे हम, और यहाँ पे मैंने लिखा है एनीकास्ट गेटवेज। तो होगा क्या, जब मैं सबनेट बनाऊंगा एपिक के ऊपर, तो ये जो जितने भी सबनेट बनाऊंगा, एपिक खुद ही ऑटोमेटिकली जितने भी लीव्स में होंगे सबको सब पे कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे पुश करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली लैब में हमने पॉलिसीज़ बना के टेम्पलेट बना के उसको पुश किया था। यहाँ पे एज सुन एज मैं सबनेट्स बनाऊंगा वो पुश हो जाएंगे जितनी भी मेरे पास लीव्स लगी हैं उनके ऊपर। ठीक, अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। अब सबनेट बनाने के लिए मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, और यहाँ जो सबनेट लिखा है इस पर भी राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट सबनेट। और अब मुझसे पूछ रहा है गेटवे आईपी। मुझसे सबनेट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है गेटवे आईपी बताओ। और जब मैं गेटवे आईपी दूंगा तो ये खुद ही सबनेट को समझ जाएगा कि सबनेट क्या है और उसको कॉन्फ़िगर कर देगा। अब करते हैं 10.1.1.254/24। ठीक है, अब करते हैं सबमिट। आ गई, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये गेटवे एड्रेस है। और अगर हम इसके अंदर जाएं, डिस्क्रिप्शन जो मर्जी दे दें, कह दें कि सेल्स क्लाइंट। ठीक है, सबमिट पे क्लिक किया, अभी मेरे पास सबनेट बन गया यहाँ पे। अब मैं इसी तरह से दो और सबनेट बनाऊंगा। 10.2.2.2.9.254/24। डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं सेल्स फ्रंट एंड सर्वर भी लिख देते हैं, सेल्स फ्रंट एंड सर्वर। ठीक है, अब मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पे 10.3.3.254/24 सेल्स बैक एंड सर्वर। ठीक, 3 सबनेट मैंने बना लिए। देखें यहाँ पे ये तीनों सबनेट कंप्लीट हो गया। अब मेरा नेटवर्किंग पार्ट कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन का। अब मैं स्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन प्रोविजनिंग। ठीक है, चलें। टेनेंट बनाया UITA, उसके बाद ब्रिज डोमेन बनाया BD1 के नाम का, उसके सॉरी टेनेंट बनाया UITA के नाम का, फिर VRF बनाया SH के नाम का, उसके बाद फिर ब्रिज डोमेन बनाया BD-1 से 1 के नाम का,
फिर 3 सबनेट बनाए 10.1.254, 10.2.2.254, 10.3.3.254। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोविजनिंग का। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है नंबर 5 कहाँ से बनेगा ये। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की यहाँ पे कि अगर मैं सबनेट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है। जब मैंने वीएम के ऊपर सिमुलेटर के ऊपर ये लैब की थी तो मुझे याद आ रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन था प्राइवेट टू वीआरएफ। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सिमुलेटर पे करें और ऐसा ऑप्शन नज़र आ जाए प्राइवेट टू वीआरएफ ऑलरेडी चेक हुआ हुआ, तो उसको चेक ही रहने देना है। तो इसका मकसद ये है प्राइवेट टू वीआरएफ कि जिस वीआरएफ में हम अभी काम कर रहे हैं, जिस वीआरएफ में अभी काम चल रहा है, इस वाले वीआरएफ में, ठीक है, ये सबनेट इस वीआरएफ के लिए है। अब अगर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आई एज्यूम कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने कर दिया है। ठीक है, वो भी टिक बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता था लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो ऑप्शन ही हाइड कर दिया है। अब जब आगे चलेंगे तो ये भी देख लेंगे कि एडवर्टाइज एक्सटर्नल क्या होता है। समझ में आ रहा है लेयर 3 या L3 आउट का होगा, ऐसे कुछ होगा, या शेयर्ड बिटवीन वी आर एफ। अगर हमारे पास मल्टीपल वी आर एफ बने हुए हैं तो ये सबनेट उसमें शेयर हो सकता है। ठीक, तो अब बनाते हैं एप्लीकेशन प्रोफाइल। राइट क्लिक, क्रिएट एप्लीकेशन प्रोफाइल। अच्छा भाई, एप्लीकेशन प्रोफाइल का नाम क्या था? इसका नाम है सेल्स ऐप प्रोफाइल। सेल्स ऐप प्रोफाइल। अच्छा, इसका नाम सेल्स ऐप प्रोफाइल इसलिए है कि हम एप्लीकेशन प्रोफाइल बना रहे हैं सेल्स की टीम या सेल्स के डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं ईपीजी बना सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से बनाऊंगा नहीं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन प्रोफाइल बन गया। अब यहाँ से मैं ईपीजी बनाऊंगा, एप्लीकेशन ईपीजी क्रिएट किया। अब पहला देखते हैं कौन सा ईपीजी है। पहले बनाना है सेल्स क्लाइंट का, फिर सेल्स एफ का, फिर सेल्स बी का, और इन सबको ब्रिज डोमेन 1 से लिंक कर देना है। ठीक है, सेल्स क्लाइंट बनाया, ओ ओ ओ सेल्स क्लाइंट बनाया, उसके बाद इसको लिंक कर ब्रिज डोमेन से। अब ब्रिज डोमेन है यहाँ पे BD1 फिनिश। अब ऐसे ही हम बनाएंगे सेल्स फ्रंट एंड सर्वर के लिए। इसको लिंक किया BD1 ब्रिज डोमेन 1 के लिए 1 के साथ और फिनिश किया। नाउ क्विकली द थर्ड वन इज बैकएंड सर्वर। सेल्स बैकएंड सर्वर BD1 से लिंक किया, फिनिश कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ तक पहुँच गया? नेटवर्किंग पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके थे। सेल्स ऐप प्रोफाइल बना लिया, फिर हमने ईपीजी बना लिए 3, और इन तीनों को लिंक कर दिया ब्रिज डोमेन 1 से। अगर ये डायग्राम देखें, टेनेंट बना चुके, वीआरओ बनाया, ब्रिज डोमेन बनाया, ब्रिज डोमेन के अंदर हमने एसवीआईज बनाए या गेटवेज बनाए, फिर हमने एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाया और उसके अंदर 3 ईपीजी बना लिए। सेल्स का, सेल्स क्लाइंट का, सेल्स फ्रंट एंड का, सेल्स बैक एंड का। ठीक है, या ऐसा करें इस डायग्राम को भी देखें, ये ईपीजी बनाए हुए हमने 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो VLAN 10 है ना, VLAN 20, VLAN 30, अब मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे VLAN की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ ईपीजी है। यहाँ पे असल चीज़ जो कम्युनिकेशन डिपेंड करती है वो ईपीजी पे करती है। तो VLAN क्यों बना रहे हैं हम? तो VLAN इसलिए बना रहे हैं कि हमें VLAN से सर्वर्स की आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ESXi सर्वर है, उसके ऊपर हमारे पास 25 VMs बने हुए हैं, 5 सेल्स के हैं, 5 मार्केटिंग के हैं, 5 IT के हैं। तो इसको क्लासीफाई या आइडेंटिफाई करने के लिए हम VLAN बना लेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि VLAN उस वक्त ज़रूरी है जब हमारे पास एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगी है, फॉर एग्जांपल लेयर 2 डिवाइस लगी है। अब जो डाटा आ रहा है वो इनकमिंग ट्रैफिक है,
वो नॉन ACI एनवायरनमेंट से आ रहा है, और नॉन ACI एनवायरनमेंट में तो आपको VLAN की सिग्निफिकेंस है, चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पे जो VLAN बना होगा वही VLAN रिफ्लेक्ट करेगा या आएगा हमारे पास ACI एनवायरनमेंट में। यहाँ पे आने के बाद जाहिर सी बात है हम EPG बनाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, यहाँ पे उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं होगी जो आउटसाइड ACI एनवायरनमेंट है। लेकिन बहरहाल हमारे पास कंसिस्टेंसी के लिए VLAN चाहिए, ठीक है। तो VLAN बना रहे हैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के लिए ACI एनवायरनमेंट में। चलिए वापस आते हैं एप्लीकेशन EPGs। हमने 3 EPGs बना लिए, उसको लिंक कर दिया ब्रिज डोमेन 1 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास असाइन पोर्ट्स। अभी तक हमने पोर्ट या VLAN असाइन नहीं किए। जो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन में किया था, मैंने पहले भी बताया था कि वो हमने VLAN अलाउ किए थे 1 से लेके 500 तक, ठीक है। अब हम असाइन करेंगे VLAN, कौन सी इंटरफेस पे कौन सी VLAN है और पोर्ट्स असाइन करेंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो स्टेप 7 कह रहा है कि टेनर पे जाइए, एप्लीकेशन प्रोफाइल पे जाइए, सेल्स ऐप प्रोफाइल पे जाइए, उसके बाद फिर एप्लीकेशन EPGs पे जाइए, उसके बाद फिर जो आपको वो EPG सेलेक्ट करें जिस पे भी काम करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये EPG है सेल्स क्लाइंट। इस EPG को मैं असाइन कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 1 और 2, दोनों पोर्ट्स की, दोनों स्विचेस की, दोनों लीव्स की। क्यों कर रहा हूँ, ये डायग्राम देखो भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें है ना, क्लाइंट्स लीव 1 से कनेक्ट है, ये क्लाइंट्स लीव 2 से कनेक्ट है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे 50 पोर्ट्स असाइन हुई है क्लाइंट का, तो मैं 50 पोर्ट तो कॉन्फ़िगर करूँगा नहीं इस लैब में। तो हम सिर्फ 4 पोर्ट उठा लेते हैं, 2 लीव 1 से और 2 लीव 2 से। ये मैंने सेलेक्ट की हुई है, ठीक। अब मैं जाऊँगा क्लाइंट्स के ऊपर, यहाँ पे जाऊँगा स्टैटिक पोर्ट्स के ऊपर, या राइट क्लिक करूँ और डिप्लॉय स्टैटिक EPG ऑन PC, VPC और इंटरफेस। PC यहाँ पे मतलब है पोर्ट चैनल, VPC है वर्चुअल पोर्ट चैनल, और फिर या इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्विच कौन से अवेलेबल हैं। 2 स्विच हैं, ठीक है। अभी दूसरे वाले पे भी यही काम करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है या लिमिटेशन ये है कि हाँ, मैं एक साथ पोर्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे 25 पोर्ट सेलेक्ट करनी है तो मैं 1 बाय 1 ही करूँगा, या मुझे कोई ऑटोमेशन की, पाइथन की या कोई स्क्रिप्ट चलानी होगी, ठीक है। तो मैनुअल के लिए हम 1 बाय 1 करेंगे। सेलेक्ट किया, VLAN हमारे पास 10 है और इमीडिएटली हो जाएगा कॉन्फ़िगर। उसके बाद एक्सेस पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट किया, और अभी यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई। अब मैं यही काम करूँगा पोर्ट 2 के लिए। स्विच 1, पोर्ट नंबर 2, VLAN 10, immediately untagged और access and next और finish। अब मैंने ये काम कर लिया है लीफ 1 के लिए। अब मैं यही काम करूँगा लीफ 2 के लिए, ठीक है। लीफ 2, पोर्ट 1, 10, untagged, ये access, next, ओ फिनिश। अब मैं यही काम करूँ लीफ 2 और पोर्ट 2 के लिए। लीफ 2 का पोर्ट 2, VLAN 10, एक्सेस, ओके, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। अभी मैंने पोर्ट असाइन कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 2 पोर्ट जो हैं वो इमीडिएटली कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और 2 को ऑन डिमांड किया। तो इसको यहाँ पे जाइए, इसको इमीडिएट करें और सबमिट करें, ठीक है। अब फिर इस पे जाइए, इसको इमीडिएट करें, सबमिट करें, ठीक। ये हमारे पास चारों पोर्ट असाइन हो गई सेल्स EPG, सेल्स क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। जो EPG हमने बनाया सेल्स क्लाइंट का, उसको असाइन हो गई चारों पोर्ट VLAN 10 के साथ। मतलब कि ये जो EPG है
सेल्स क्लाइंट का, इस पे हमने ये 4 पोर्ट असाइन कर दिए, लीफ 1 की 2 पोर्ट और लीफ 2 की 2 पोर्ट, और वीलैन 10 असाइन कर दिया। अब हम ये जो ईपीजी सेल्स एफई है, लीफ 1 पे जाके पोर्ट 21 और 22 को असाइन कर देंगे। अगर याद हो तो, बल्कि डायग्राम देखें याद आ जाएगा, ये हमारे पास पोर्ट चैनल बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट पोर्ट असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही लैब नंबर 5 में, अगर याद हो तो, पोर्ट चैनल बनाया हुआ है। अब जब हम यहाँ पे पोर्ट असाइन करने जाएंगे तो हमें पोर्ट नहीं दिखेगी, हम पोर्ट चैनल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने पोर्ट 1 पोर्ट 2, पोर्ट 1 पोर्ट 2 लीफ, दोनों लीफ्स के ऊपर असाइन की थी फिजिकल पोर्ट। यहाँ पे हम पोर्ट चैनल असाइन करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। चलो पहले सेल्स एफ देखते हैं। चलो भाई, चलें, हमारे पास सेल्स ओके UITA के अंदर गए, जो हमारा टेनेंट है उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोफाइल्स, उसके अंदर फिर सेल्स ऐप प्रोफाइल, फिर एप्लीकेशन ईपीजीज, और फिर सेल्स एफई के अंदर गए, राइट क्लिक किया। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, राइट क्लिक किया, डिप्लॉय किया। अभी तक हम पोर्ट सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास फिजिकल पोर्ट थी। अब यहाँ पे सिंगल फिजिकल पोर्ट नहीं है, यहाँ पे फिजिकल पोर्ट है लेकिन पोर्ट चैनल बना हुआ है। डायरेक्ट पोर्ट चैनल में गए, ये आ गया IPG सेल्स एफई सर्वर पीसी, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, बनाया हुआ था पहले से। अब जनाब नेक्स्ट स्टेप है इसका वीलैन। वीलैन था हमारे पास 20 और हमें ट्रंक करना है। नेक्स्ट, फिनिश्ड। उसके बाद यही काम बैकएंड सर्वर पे जाएंगे, स्टैटिक पोर्ट में क्रिएट। अब हम ये वाला काम करें, यही काम इस ईपीजी के लिए कर रहे हैं, सेल्स बैकएंड के लिए। ठीक है, लीफ 2 के ऊपर जो हमने पहले से पोर्ट चैनल बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पोर्ट 41 और 42 इज पार्ट ऑफ द पोर्ट चैनल, तो हमें अलग से जाके पोर्ट सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट पोर्ट चैनल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। वीलैन 30 हमारे पास, ट्रंक, इमीडिएट, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, इमीडिएट किया था कि ऑन डिमांड किया था? इमीडिएट कर दो इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं अभी हमने क्या अचीव कर लिया, अभी तक क्या हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे ईपीजीज बना लिए, तीनों तीनों ईपीजीज को BD1 लिंक से लिंक कर दिया। फिर हमने पोर्ट्स असाइन की और वीलन असाइन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पोर्ट 21, 22 और 41, 42 लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे पोर्ट चैनल जो उसका नाम था, और यहाँ पे भी पोर्ट चैनल। ठीक है, इस पोर्ट चैनल का नाम था, इसको ऐसा करते हैं कि अभी अभी के अभी इसको करेक्ट कर देते हैं। ओके, पोर्ट चैनल है हमारा ये रहा, बैकएंड के लिए। ये है हमारा पोर्ट चैनल बेसिकली। ठीक है, और 42, 40 और 42 के लिए भी पोर्ट चैनल है। ये है फ्रंट एंड के लिए।
ओके, मैं ज़रा इसको करेक्ट करूँ फिर 2 मिनट के लिए, ज़रा डोंट माइंड। ओके, ये आ गया यहाँ पे फ्रंट बैक एंड का, और ये आ गया यहाँ पे फ्रंट एंड का। ठीक है, और ये हमारा ट्रंक वापस हो गया। कूल, ये हमारा सही हो गया यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि जैसे मैंने बताया था 3 ईपीजी बनाए, BD1 को लिंक किया, फिर पोर्ट्स असाइन की, क्लाइंट सेल्स क्लाइंट का जो ईपीजी है उसके लिए हमारे पास फिजिकल इंटरफेस थी, इंडिविजुअल इंटरफेसेस दोनों लीव्स के ऊपर, लीफ 1 और लीफ 2 के ऊपर पोर्ट 1 और 2। ठीक है, टोटल 4 पोर्ट्स हो गई। उसके बाद सेल्स फ्रंट एंड के ऊपर जो लीफ 1 से लिंक है, से कनेक्ट है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पिछली लैब नंबर 5 में पोर्ट चैनल बनाया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब है पोर्ट 41 एंड 42, नो, इसका मतलब है पोर्ट 21 और 22। अभी देख लेते हैं, डायग्राम में 21 और 22। ठीक है, और यहाँ पे 40 और 42 हमने बैक एंड के लिए बनाई हुई है, और इसका मतलब है पोर्ट 41 एंड पोर्ट 42। ठीक है, ये हमने पोर्ट चैनल पहले से बनाए हुए थे, और यहाँ हमने VLAN असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फिल्टर, और फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और फिर कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करेंगे और लैब कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास फ्रंट एंड स्टैटिक पोर्ट ये हमने बनाई है, बैक एंड स्टैटिक पोर्ट ये बनाई है। उसके बाद आइए जनाब सेल्स क्लाइंट स्टैटिक पोर्ट्स 4 पोर्ट असाइन है, और सेल्स फ्रंट एंड ये पोर्ट चैनल यहाँ पे असाइन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है भाई टेनेंट में जाइए, UITA में जाइए, कॉन्ट्रैक्ट्स में जाइए, और फिर फिल्टर में चले जाइए। ठीक है, करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में जाइए, फिल्टर्स में जाइए, राइट क्लिक करें और क्रिएट फिल्टर कर दें। अब फिल्टर का नाम क्या देना है? अच्छा, फिल्टर बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ये तो देख लें मैं क्यों बना रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, क्या वजह है। पहले भी बताया कि अभी ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं इन EPGs के अंदर जो डिवाइसेस हैं। हमारे पास फ़िलहाल एक है तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एक से ज़्यादा सर्वर होते तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लाइंट हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये EPG ये EPG ये EPG आपस में तीनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो तो कम्युनिकेट कराने के लिए हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये मैं कोई 50 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ EPG के क्या है और कैसे होता है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो ACI कोर ACI जो है ना, जो कॉन्सेप्ट ACI जो असल जो डिफरेंट करता है ACI को NCI से, वो EPG है। क्योंकि EPG कहता है भाई आप VLAN की छुट्टी करा दें, VLAN से बात ही नहीं करें, VLAN रेलेवेंट है, कोई मसला नहीं है, VLAN की जगह आप यूज़ कीजिए EPG, इसलिए इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इंटरव्यू में जो सवाल होता है वो रैंडम सवाल ऐसे पूछते नहीं, EPG क्या होता है, EPG को कैसे कंपेयर करोगे VLAN से या किससे। ठीक, इसलिए मैं EPG को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए बैक टू डी क्लाउड। अच्छा, अब फिल्टर का नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं ICMP, हमें पिंग के लिए करना है। उसके बाद ICMP ये सिर्फ एक नाम है, बस कोई भी नाम रख लें। अब क्या करना है इसमें, IP प्रोटोकॉल टाइप, यहाँ पे ICMP असल में सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि इसको ICMP को ICMP बनाता है ये प्रोटोकॉल। उसके बाद ये एनी टू एनी है, तो इसको अपडेट किया, सबमिट कर दिया, ICMP बन गया। अब अगला फ़िल्टर बनाते हैं, हमारे पास है किस चीज़ के लिए था अगला फ़िल्टर है
पोर्ट 80 पोर्ट 443 HTTP HTTP इसके यहाँ पे ये HTTP और प्रोटोकॉल उठाइए, ये है IP प्रोटोकॉल, यहाँ पे हमें HTTP TCP, ठीक है। तो डेस्टिनेशन है, रेंज हम यहाँ दे रहे हैं HTTP, ठीक है। और सोर्स कोई भी हो सकता है, नेटवर्क में कोई भी पिंग कर सकता है, इसलिए मैं सोर्स नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किया सबमिट। अब मैं बनाऊँगा HTTPS। ऐसा कर सकते हैं कि इसको कैंसिल करें और ये मैंने ना इसको थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बेटर करते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करें, फिल्टर करते हैं वेब एक्सेस, ठीक है। वेब एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल हमें सेलेक्ट करने हैं ना, अलाउ करने हैं, ठीक है। वेब एक्सेस अब यहाँ पे करेंगे HTTP, यहाँ पे उठाया हमने IP, यहाँ पे उठाया TCP, यहाँ पे फ्रॉम दिस पोर्ट टू दिस पोर्ट, पोर्ट 80 टू पोर्ट 80, मतलब हमें एक ही पोर्ट अलाउ करनी है। अब ये करते हैं HTTPS IP TCP पोर्ट और HTTPS टू, या मुझे पोर्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसको पता है कि HTTPS का क्या मतलब है, ठीक। ये हमारे पास 3 फिल्टर बन गए, 2 फिल्टर बन गए बेसिकली, और लेकिन वेब एक्सेस के अंदर 2 IP हैं, दो पोर्ट्स हैं, ठीक। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये पोर्ट्स बनाएंगे ICMP 80 और 443, ठीक है। ये बनाई है सेल्स क्लाइंट का जो EPG है, वो सेल्स फ्रंट एंड के EPG से कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये रह गया है कि सेल्स FE जो है वो भी तो कम्युनिकेट करेगा बैक एंड सर्वर से, सेल्स बैक एंड सर्वर से। आप देखते हैं सेल्स FE ये, अब यहाँ पे ICMP पहले से बना हुआ है, 80 पहले से बना है, 443 पहले से बना है, कौन सा नहीं बना है, ओरेकल डेटाबेस 1521। ओके, अब इसको बनाते हैं, इसको रखाते हैं, इसका नाम रखते हैं सेल्स बैकएंड डेटाबेस, ठीक है। इसका नाम रखते हैं ओरेकल ईथरनेट टाइप IP प्रोटोकॉल टाइप TCP है ये। फ्रॉम या सोर्स हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सोर्स कोई भी नेटवर्क में यूज़ कर सकता है, ठीक है, एनी है। अब डेस्टिनेशन, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में ओरेकल नहीं है, सिर्फ वेल नोन आती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हाईलाइट किया 1521 और यहाँ पे 1521, ठीक है, 1521 टू 1521, ये हमें सिंगल पोर्ट सेलेक्ट कर ली और सबमिट कर दिया। ये हमारे पास फिल्टर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये वाला काम कर लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। टेनेंट UITA के अंदर जाके कॉन्ट्रैक्ट में जाके स्टैंडर्ड में जाएंगे। चलो भाई, इसको बंद करो, ये स्टैंडर्ड में आ गया। राइट क्लिक किया, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट या और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमें क्रिएट करना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या रखें। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, डायग्राम पे जाइए। अच्छा, ये बहुत गंदी हो गई, इसको क्लीन कर देते हैं। इस डायग्राम का नाम रखना है हमको सेल्स क्लाइंट टू सेल्स FE, ठीक है। 2 EPG बने हैं, सेल्स क्लाइंट सेल्स FE, ये रहा नाम, सेल्स क्लाइंट टू सेल्स FE। अब देखते हैं कि फिल्टर कहाँ पे आएगा। क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट
इसे भी सेम ही नाम रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम रखना है, लेकिन ऐसा नाम रखना है जो बाद में कभी देखें कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ जाए कि क्या काम हो रहा है और किसके बिटवीन बना हुआ है, किन ईपीजीज़ के बिटवीन बना हुआ है। तो सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफई, आइडियली आप ये सब कर सकते हैं, सेल्स क्लाइंट ईपीजी टू सेल्स फ्रंट एंड ईपीजी। ठीक है, अब यहाँ से फ़िल्टर कॉल करेंगे। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये एक सेकेंड, अप्लाई बोथ डायरेक्शंस, अगर मैं चेक हटा दूंगा तो जो रिवर्स में वापसी में नहीं आएगा, ठीक है, रिटर्न डायरेक्शन में नहीं होगा, पिंग सक्सेसफुल नहीं होगी या कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो मैं इसको लगा छोड़ देता हूँ ऐसे ही। फ़िल्टर नेम, कौन से फ़िल्टर मैंने बनाए थे, मैं चाहता हूँ कि ICMP पोर्ट 80 और 443 अलाउ करूँ, तो मैं ICMP अपडेट, उसके बाद वेब एक्सेस को भी मुझे अलाउ करना है, वेब एक्सेस अपडेट, और कोई तीसरा यहाँ पे नहीं, वहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के लिए ओके किया, सबमिट किया और बाहर आ गए। ये बन गया मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा। पहले मैं दूसरा बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं जो दूसरा बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं सेल्स फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन के लिए सेल्स बैकएंड के साथ में। ठीक है, वहाँ भी पहले वाले सारे यूज़ होंगे और ओरेकल एक और ऐड हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड पे जाइए, कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, इसका नाम क्या रखना है भाई, इसका नाम यहाँ से कॉपी मार लो, चलो इसका नाम यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे सेल्स एफ ई, इसको भी ईपीजी कर देते हैं, ईपीजी टू सेल्स बीई ईपीजी। ठीक, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट मारा, यहाँ भी नाम रखा। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ से ईपीजी हटा देते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं ये क्यों हटा रहा हूँ। ओके, लेट्स डू दिस अगेन, लेट्स रिमूव दिस वन। स्टैंडर्ड पे जाएं, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए और फिर जनाब इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए, सेल्स एफ ई टू सेल्स बीई, और इसके सब्जेक्ट में सेल्स फ्रंट एंड ईपीजी टू सेल्स बैक एंड ईपीजी। ठीक है, अब यहाँ से हमें उठाना है ICMP अपडेट, वेब एक्सेस अपडेट करें, एंड देन चलो भाई, अच्छा, सेल्स जो डेटाबेस, सेल्स बैकएंड का जो डेटाबेस सर्वर है उसके ऊपर 1521 पोर्ट हमें एक्सेस करनी है, और ये फ़िल्टर बना हुआ है उसके लिए। ओके किया, अपडेट किया, ओके किया, बाहर आ गए और ये सबमिट मार दिया। अब हमारे पास, चलो यूँ करके देखो, दो बन गए। ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्ट बन गए, अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, अब अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये थोड़ी समझने की है, ये नई टर्म है यहाँ पे। जब कम्युनिकेशन होगी दो ईपीजीज के बिटवीन, तो जाहिर सी बात है एक को इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन और एक कोई रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, और या ये सोर्स है, ये टारगेट है, या ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब ACI के लैंग्वेज में सोर्स को यहाँ पे हम कहेंगे कंज्यूमर। ठीक है, और डेस्टिनेशन को हम कहेंगे प्रोवाइडर। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है उसको दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे,
तो ही कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, एक साइड पे अप्लाई करेंगे एज अ फॉर कंज्यूमर, और दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे एज अ प्रोवाइडर, और फिर दोबारा अप्लाई करेंगे एज अ कंज्यूमर और फिर एज अ प्रोवाइडर। अभी करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ज़रा फोकस करना है। अभी हम जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें जाना कहाँ पे है, ये कैसे पता चलेगा। ये इस स्लाइड से पता चलेगा। टेनेंट में जाएंगे, UITA के अंदर जाके कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें अप्लाई करना है। ठीक है, टेनेंट में जाए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, चलो सीधे यहाँ पे चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोफाइल में गए, यहाँ हमने सेल्स ऐप प्रोफाइल बनाई थी, इसमें गए। फिर हम जाएंगे क्लाइंट में। क्यों क्लाइंट में जा रहे हैं? क्लाइंट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम इसके और इसके बिटवीन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो पहले क्लाइंट पे करेंगे और फिर सेल्स पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाइए जनाब, क्लाइंट, सेल्स क्लाइंट, यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, राइट क्लिक किया, ऐड कंज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको एज अ कंज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोर्स है, और सोर्स हमारी क्या है? सोर्स हमारी कंज्यूमर है या कंज्यूम्ड है। ठीक है, और डेस्टिनेशन है प्रोवाइडर या प्रोवाइडेड। इसको एज अ कंज्यूम्ड यूज़ करेंगे कि ये इसको यूज़ कर रहा है। राइट क्लिक किया, कौन सा वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे वापस आइए, सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफ यूज़ करेंगे। सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफ यूज़ किया। ठीक है, अब इसको सबमिट कर दें। ठीक, इसको ऐसे करें तो पढ़ने में आएगा। राइट, तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफ, उसको एज अ कंज्यूम्ड यूज़ किया है सेल्स क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, अब हम जाएंगे सेल्स फ्रंट एंड सर्वर पे। क्यों जाएंगे फ्रंट एंड सर्वर पे? क्योंकि इन दोनों के बिटवीन काम हो रहा है। तो सेल्स फ्रंट एंड सर्वर पे जाइए और कॉन्ट्रैक्ट्स में जाइए। अब क्या करेंगे? एज अ प्रोवाइडेड। ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है सर्विस उसको, ये डेस्टिनेशन है। सेल्स क्लाइंट टू सेल्स एफ। ठीक है, हमने दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया, एक पे एज अ कंज्यूम्ड और एक पे एज अ प्रोवाइडेड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? तो नेक्स्ट स्टेप में हम कम्युनिकेशन करवाएंगे सेल्स फ्रंट एंड और सेल्स बैक एंड के बिटवीन। ठीक, यहाँ पे आइए, अब सेल्स फ्रंट एंड में हम हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जाइए। अब ये प्रोवाइडेड होगा कि कंज्यूम्ड होगा? कंज्यूम्ड होगा, क्योंकि अब ये सोर्स है। पहले ये डेस्टिनेशन था क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी क्लाइंट्स के पास से। अब ये सोर्स है क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी बैक एंड पे। ठीक है, सेल्स एफ ई टू सेल्स बी ई। ओके, अब सेल्स बी पे जाइए, कॉन्ट्रैक्ट्स में जाइए, राइट क्लिक। अब ये कंज्यूम्ड है कि प्रोवाइडेड है? प्रोवाइडेड है क्योंकि ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब एक डबल चेक करें इसको। मैंने, यस, एक प्रोवाइडेड है, एक कंज्यूम्ड है। ये वाला जो है, ये वाला, ये वाला, ये हमारे पास क्लाइंट्स के पास से रिक्वेस्ट आ रही है और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है। सेल्स एफ टू सेल्स। ओके, लेट्स डू इन दिस वे। ये जो पहला वाला है, ये हमारे पास क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, और ये हमारे पास बैक एंड पे रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है तो ये प्रोवाइडेड है, यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है तो ये कंज्यूम्ड है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास सेल्स बीई में क्या है। सेल्स बीई में हमारे पास सिर्फ रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्लाइंट्स में क्या है। चलो भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है, क्लाइंट्स में हमारे पास है कंज्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है। कहाँ पे जा रही है रिक्वेस्ट? यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है सेल्स फ्रंट एंड सर्वर पे, तो ये हमारा कंज्यूम्ड हो गया। ये बेसिकली हमारा सोर्स है। ठीक, अब इसको एक दफ़ा यहाँ पे देखते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो मैं इसको एक दफ़ा क्लीन करके दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा सेल्स का ईपीजी है। मैं चौथी दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये जब लैब कर रहे हो तो ये सब चीज़ें जहन में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई और यहाँ टर्मिनेट हुई। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। और ACI लैंग्वेज में इसको कहते हैं, ये हमारा कंज्यूम्ड है, ये हमारा प्रोवाइडेड है। कंज्यूम्ड, ये हमारा प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड, ठीक है। अब इस कम्युनिकेशन के लिए ये हमारा कंज्यूम बन जाएगा और ये प्रोवाइडेड बन जाएगा। ठीक है, वाह, तो यहाँ पे लैब कंप्लीट हो जाती है। तो अब देखते हैं कि आज की लैब में हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने टेनेंट बनाया, उसके अंदर VRF बनाया, उसके अंदर ब्रिज डोमेन बनाया और फिर ब्रिज डोमेन के अंदर सबनेट बना दिया। फिर हमने यहाँ तक जब हमने किया ना काम, तो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो मैंने कहा था ना 2 फेज़ में करेंगे या 2 पार्ट में करेंगे, ये कह लो कि भाई फेज़ 1 पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करते हैं रेड। फेज़ 2 में हमने एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाया और EPGs बनाए और फिर इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट बना के अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेल्स प्रोफाइल के अंदर बेसिकली सारी पॉलिसीज़ होती हैं कि कौन सा यूज़र किससे कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल, इसने इससे कम्युनिकेशन की, इससे कम्युनिकेशन की। ये सारा काम हमने आज किया है। ये हमारी नेटवर्क डायग्राम है, और नेटवर्क डायग्राम याद हो, यकीन याद होनी चाहिए, प्रिंट आउट भी निकाल के रखा हुआ होगा। ठीक है, तो 2 लैब्स हमारी कंप्लीट हो गई। पहली लैब में हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, दूसरी लैब में हमने पॉलिसीज़ बनाई। अब जो थर्ड लैब आएगी हमारी, ठीक है, उसमें हम ये जो L2 आउट की पोर्ट्स कॉन्फ़िगर की हुई हैं और L3 आउट की पोर्ट्स कॉन्फ़िगर की हुई हैं, इसको इसको देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है और कम्युनिकेशन कैसी होती है। ठीक है, ये करेंगे नेक्स्ट लैब में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, MPBGP देखेंगे, L2 आउट, L3 आउट, और इंटर VRF और इंटर टेनेंट कम्युनिकेशन कैसे होती है। ठीक है, ये जो है मैंने जो बताया था शुरू में, एक डायग्राम बनाई थी मैंने, दिखाई थी डायग्राम, ये डायग्राम। और फिर उस वक्त मैंने कहा भी था कि कंप्लीट डायग्राम नहीं, ये इस लैब के लिए, उस लैब के लिए कंप्लीट थी, लेकिन आगे जो लैब आएगी उसके लिए हम यहाँ पे एक और डायग्राम में इसको और एक्सटेंडेड डायग्राम दिखाऊंगा। यहाँ पे एक और टेनेंट बनेगा हमारा। ठीक है, टेनेंट 2, और फिर यूँ कम्युनिकेशन करके देखेंगे। ठीक है, आई होप कि ये एंजॉय की होगी। काफ़ी लंबी लैब हो गई है, मज़ा आया होगा। अगर मज़ा नहीं आया तो भाई दोबारा देख लो, मज़ा आ जाएगा। और समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में लिखें।
And thank you for your time, and thank you for your patience, and thank you for watching ACI design and implementation session. Thank you.